आने के कारण उन्हें पता नहीं चल रहा था कि कौन सा काम करे। हमें इस गांव आकर बहुत दिन हो गए, लेकिन हमने अब तक कोई व्यापार नहीं शुरू किया। मैंने सोचा कि इस गांव में जो व्यापार पहले से नहीं है वो ही शुरू करेंगे, लेकिन इस गांव में तो सारे तरह के व्यापार पहले से ही है, इसीलिए मैं भी सोच में पड़ गया। ऐसे कह रहा था जब कीर्तना घर पे उसके बनाए हुए तंदूरी चिकन लाके पति को परोसती है। आहा, ये तंदूरी चिकन बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरे बचपन में जब दादी ने बनाया था तब खाया था मैंने बस। अब इतने साल बाद वापस तुम्हारे हाथों का खाया हूँ। बीच में इतना स्वादिष्ट चिकन मैंने कभी नहीं खाया, हमारे ही घर में खा रहा हूँ। आज तक तुमने कभी तंदूरी चिकन क्यों नहीं बनाया? मैंने भी बचपन में दादी को बनाते हुए देख के सीखा है। आज दिन पूरा खाली रहने के कारण मैंने सोचा कि एक बार बनाने की कोशिश करूं, और मैंने बनाया। पहली बार होने पर भी बहुत स्वादिष्ट बनाया तुमने। इस गांव में तंदूरी चिकन का दुकान तो नहीं है ना? क्यों ना हम वो शुरू करें? तुम बनाओ और मैं बेचूंगा। हाँ जी। अगले ही दिन पति पत्नी दोनों तंदूरी चिकन बनाने के लिए जरूरी सामग्री तैयार रखते हैं और एक नया व्यापार शुरू करते हैं। और फिर उसे जला के तंदूरी चिकन बनाती है। तंदूरी चिकन, गरम गरम तंदूरी चिकन, आइए आइए। रास्ते में जाते हुए लोग तंदूरी चिकन की सुगंध को आकर्षित होकर उस दुकान को जाते हैं। नीतीश तब सबको गर्मा गर्म ताजा तंदूरी चिकन परोसता है। आहा, कितना स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा तैयार किया है। हाँ हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। इस समय में भी इतना स्वादिष्ट खाना कौन बना रहा है आजकल? ये सब पड़ोसी दुकानदार राघव सुनता है। इनको देख के तो लग रहा है कि गांव को नए आके तंदूरी चिकन बेच रहे हैं। नया दुकान होने के बावजूद बहुत लोग आके खा के इनका अभिनंदन भी कर रहे हैं। लगता है कि इनका व्यापार जरूर आगे बढ़ेगा। घर पे मेरा भाई वैसे भी खाली पड़ा है, उससे ये बात बोल के मेरी बुद्धि का उपयोग करके मेरे भाई को भी इनके साथ व्यापार में साथी बनवाऊंगा, तब वो भी खुश रहेगा। ऐसे सोचकर तुरंत घर जाता है। भाई भाई। जी भैया, आ रहा हूँ। रघु, मेरा बात सुनोगे? हाँ भैया, हमारे बगल में ही एक नया तंदूरी का व्यापार शुरू किया है किसी ने। उन्हें देख के लग तो रहा है कि आगे बढ़ेंगे। मैं तुम्हें उनके व्यापार में साथी बनाऊंगा। अगर वो लोग मुझे साथी नहीं बनाएंगे तो मैं हूं ना, तुम कुछ मत सोचो। ऐसे कह के अपने भाई को उनके पास लेके जाता है। आप क्या इस गांव में नए आए हो जी? जी हाँ, क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं जी, मेरे भाई ने आपके आने से पहले ही सोचा था कि वो एक तंदूरी व्यापार शुरू करेगा। इतने में आप लोग आके शुरू कर दिए। अरे रे, तो फिर अब आप इस गांव में नए आए हो ना? मेरा भाई तो बरसों से रह रहा है। इस गांव में क्या कहाँ मिलता है सब मेरे भाई को पता है। इसीलिए आप तीनों मिलकर व्यापार करो, आए हुए लाभ को समान हिस्से में बांटो। तब मेरे भाई को भी मुकाबला के लिए एक और दुकान लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस गांव में नए आए हैं। अगर इस आदमी के भाई ने हमारे ही सामने मुकाबला करने के लिए नया दुकान लगाया तो सारे लोग उसके जान पहचान होने के कारण उसी के दुकान चले जाएंगे। पर अगर मैं उस आदमी को मेरे ही व्यापार में साथी बनाऊंगा तो कोई परेशानी नहीं होगी और व्यापार में भी लाभ आएगा। हाँ हाँ, आपने सही कहा। हम तीनों मिलकर यह व्यापार करेंगे। रघु, अब उनके साथ अच्छे से व्यापार करना, ठीक है? ऐसे कह के वहां से चले जाता है। तब
तब से कीर्तना तंदूरी चिकन बनाती थी, रघु आए हुए ग्राहक को वो पहुंचाता था और नीतीश उन सब से पैसे लेता था। ऐसे उनका व्यापार थोड़े ही दिनों में लाभ आके बढ़ जाता है और उस गांव में कीर्तना के हाथों का तंदूरी चिकन बहुत प्रसिद्ध होता है। हमेशा की तरह नीतीश पैसे बांट रहा था और रघु को उसके पैसे मिले थे। अगर मैं ये व्यापार अकेले करता हूँ तो मुझे और पैसे मिलते। मुझे वैसे भी पता है कि वो तंदूरी चिकन कैसे बनाती है, तो मैं भी उसे अब बना सकता हूँ। मुझे इस गांव के सारे लोग पता है, तो पक्का सभी मेरे ही दुकान को आएंगे। रघु, पैसों को जेब के अंदर डाले बिना क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, कल से मैं तुम लोगों के साथ व्यापार करने नहीं आऊंगा। मैं खुद से व्यापार शुरू करूंगा। हम तीनों अच्छे से ही तो व्यापार कर रहे हैं। क्या हुआ तुम्हें? अचानक क्यों खुद से व्यापार शुरू करना चाहते हो? मुझे तुम लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मुझे जो पसंद मैं वही करूंगा। ये कहके वहां से चले जाता है। जिस बात का मुझे डर था अब वही हुआ। इसी डर के कारण तो मैंने इस आदमी को अपने व्यापार में साथी बनाया था। वैसे ये अकेले कैसे सारे काम कर पाएगा? हाँ, देखेंगे क्या होगा। तुरंत ही रघु उनके दुकान के सामने उसके नए तंदूरी व्यापार को शुरू करता है। सहायता के लिए और लोगों को काम पे लगाऊंगा तो उन्हें पैसे देने पड़ जाएंगे। सारा काम अगर मैं ही करूंगा तो सारा लाभ भी मेरा ही होगा। ऐसे तंदूरी भी वही बनाता था, लोगों को वो ही पहुंचाता था और पैसे भी वही लेता था। लेकिन कीर्तना जितना स्वादिष्ट तंदूरी नहीं बना पाया और इसी कारण जो भी ग्राहक उसके दुकान आते थे वो वापस नहीं आते थे। ऐसे व्यापार शुरू करने के थोड़े ही दिनों में नुकसान हो जाना रघु को बहुत दुखी कर देता है। रघु, ऐसे ना हो इसीलिए तो मैंने तुम्हें उनके व्यापार में साथी बनवाया। तुमने ऐसे क्यों किया? भैया, मैंने सोचा कि अकेले व्यापार करने से ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसीलिए मैंने ऐसे किया। पर अब तो मेरा नुकसान ही हो गया। कम से कम अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है ना, तो वो अच्छा है। जाओ, जाके उनसे माफी मांगो और हमेशा की तरह उनके साथ ध्यान से काम करना शुरू करो। जी भैया। ये फैसला करके रघु और राघव दोनों मिलकर नीतीश के पास जाते हैं। मैंने पैसों की लालच में ये भूलकर खुद का दुकान शुरू करने चला गया कि आपने मुझे आपके व्यापार में समान हिस्सा दिया। मुझे माफ कीजिए। ठीक है, तुमने अपनी गलती मान लिया है ना, मैं तुम्हें हमारे व्यापार में वापस ले लूंगा। आइंदा कभी ये वहम में नहीं रहना कि सारे बेटा, कल ही तो तुमने बहू को बताया था कि हर रोज तुम्हें 30,000 मिलते हैं। आप पहले यहाँ से चलिए, कह रहा हूँ ना पैसे नहीं है। और घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद चिकित्सा के पैसे मांगने रितेश के पास गया था, पर उसने ये कहकर भेज दिया कि उसके पास पैसे नहीं है। क्या 3,000 के लिए उसने ऐसा कह दिया? व्यापार तो अच्छा चल रहा है ना। शायद उसको हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं। बहू ने भी खाना सिर्फ उन दोनों के लिए बनाया है, मैंने हम दोनों के लिए खाना बनाया है। तो फिर यही है, हमारा यहाँ रहना वो दोनों चाहते ही नहीं है। चलो इसी रात को यहाँ से निकलते हैं। ऐसे फैसला करके दोनों उसी रात गांव से निकल जाते हैं। माता पिता के लापता होने पर भी रितेश को चिंता नहीं हुई। अगर किसी ने पूछा तो कहता था कि तीर्थ यात्रा पे गए हैं। रितेश को पकौड़ी के व्यापार में लाभ ही लाभ आ रहा था। वो उसके दुकान में 10 और सहायक को काम पे लगा के उनको सारे पकौड़ी के विधि सिखा के काम करवाता था। इसके अनुसार उसने पकौड़ी के दाम भी बढ़ा दिया था। मिर्ची पकौड़े 5 रुपए के 10 पीस, प्याज के पकौड़े 8 रुपए के 10 पीस, आलू के पकौड़े 10 रुपए के 10 पीस, अंडे के पकौड़े 15 रुपए के 10 पीस, चिकन के पकौड़े 20 रुपए के 10 पीस और मछली के पकौड़े 25 रुपए के 10 पीस। पकौड़ी का स्वादिष्ट होने पर लोग भी बहुत आते थे।
जिसकी वजह से रितेश का दुकान हमेशा भीड़ से भरा और व्यस्त रहता था और दुकान का लाभ भी दुगना हो गया था। रितेश ऐसे ही उसकी संपत्ति बढ़ाने में दिन भर व्यस्त रहता था और उसकी पत्नी भी अपनी समय अपनी सहेलियों के साथ बिताने में और पैसे खर्च करने में व्यस्त रहती थी और उनके बच्चों के साथ भी ज्यादा वक्त नहीं बिताती थी। बच्चों के देखभाल के लिए एक ताई को रख के वो चले जाती थी। रितेश व्यापार और संपत्ति के मोह में पड़कर दोस्तों के साथ वक्त गुजारता था और उसकी पत्नी उसके सहेलियों के साथ वक्त गुजारती थी। इस वजह से उनके बच्चे बहुत लापरवाही से पले बड़े। रितेश अपने बच्चों को अनुशासन से नहीं बड़ा कर पाया और अपनी बीवी को उसके शौक से दूर नहीं रख पाया। अब रितेश के साथ प्यार से दो बातें करने के लिए भी कोई नहीं था। उस समय में उसको उसके माता पिता की बहुत याद आती है। मैं कितना मूर्ख हूँ, प्यार से देखभाल करने वाली माँ और जिस व्यापार को इतने जिम्मेदारी से देखभाल कर रहा हूँ उसका मार्गदर्शन करने वाले पिताजी को मैंने अनादर किया है। न जाने वो कहाँ हैं, क्या कर रहे होंगे। मैं तुरंत उनको ढूंढ के घर वापस लेके आता हूँ। रितेश अपने माता पिता को ढूंढने अपने कार में निकल जाता है। गांव में ढूंढते ढूंढते उसको अपने माता पिता गंदे फटे हुए कपड़ों में नजर आते हैं। ये देख रितेश भाग के उनके पास जाता है और कहता है, आप ऐसे कैसे? ये सब मेरा ही गलती है पिताजी, मुझे माफ कीजिए और कृपया मेरे साथ घर चलिए माँ। रितेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने माता पिता के साथ घर वापस आता है। अपनी पत्नी को बोलता है कि आज से जो भी होगा माँ के अनुसार होगा और व्यापार का सारा संपत्ति अपने पिताजी के हाथ कर देता है। रितेश सिर्फ सहायकों का और पकौड़ी के विधि का देखभाल करता